Hello everyone, welcome to Job Grade. My name is Ramendra. How are you all? So in this session we are going to discuss about the emergency and अभी आप सभी को पता होगा कि 2024 पे 50 इयर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इमरजेंसी के। तो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजन। एक्चुअली जब भी कभी इमरजेंसी इंप्लीमेंट की जाती है तो उस समय जो भी प्रोविजंस होते हैं, जैसे हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक मेमोरीज की, तो डेमोक्रेटिक मेमोरी को यहाँ पे कोलैप्स कर दिया गया, उसको डेड कर दिया गया। और इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंसी है, जैसे जुडिशरी हो गई आपकी, या जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो भी आपकी सिविल सोसाइटीज हैं, मीडिया हैं, इन सभी का गला घोट दिया गया, इनको कोलैप्स कर दिया पूरी तरह से। इनके जो पावर्स है, इनके पावर्स को यहाँ पे छीन लिया गया। फ्रीडम ऑफ प्रेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। फ्रीडम ऑफ प्रेस के कंसर्न में अगर बात करें तो किसी भी तरह का कोई भी फ्रीडम ऑफ प्रेस उस समय नहीं देखा गया था जब इमरजेंसी को इंप्लीमेंट किया गया। पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी यहां पर हमें देखने को मिलता है। दैट वाज द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज की डेट में हमें जो सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आज हमारे पास जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, आर्टिकल 19 का वो पार्ट है जिसे सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन में वैलिड उसको माना गया है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसे हम लोग कोलैप्स नहीं कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंसी, उसके बाद फिर जो जुडिशरी वगैरह हैं उनको और थोड़ा सा पावर दिया गया ताकि वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर सके। और इन सारी चीज़ों ने हमारी डेमोक्रेटिक मेमोरीज को जिंदा रखा है। आज की डेट पे बात करें तो डेमोक्रेसी रिक्वायर्स द इटर्नल विजिलेंस। डेमोक्रेसी के लिए इटर्नल विजिलेंस की जरूरत होती है। स्पेशली क्या होता है कि जब भी कभी किसी व्यक्ति के हाथ में ज़्यादा पावर आ जाता है तो वो उसका मिसयूज करने लगता है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि जब भी कभी किसी व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पावर आए तो कुछ चेक एंड बैलेंस जैसा रखना चाहिए। अगर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो कोई एक व्यक्ति जो है या एक अथॉरिटी जो है वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि चेक एंड बैलेंस को यहाँ पे जिंदा रखें। इसके अलावा पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन है तो लोग इस बात को जानेंगे कि आखिरकार गवर्नमेंट के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो तमाम तरह की जो सोसाइटीज होती हैं, तमाम तरह के जो ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उनको क्रिएट किया जाता है ताकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या प्रोविजन ला रही है, वो सारी बातें लोगों तक पहुंचती रहे। और जो जनता है वही आपकी सर्वोत्तम होती है, वही आपकी अपेक्स बॉडी होती है। एक तरीके से कहें वैसे तो अपेक्स बॉडी आपकी सुप्रीम कोर्ट होती है, बट जब भी हम बात करते हैं इसके कॉन्सर्न में तो जो अपेक्स बॉडी है वही वो आपकी जनता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर मिलता है वो कहाँ से पावर मिलता है? तो पावर मिलता है आपके जनता से। वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही हमारे प्रेम्बल की शुरुआत होती है। तो ये यहाँ पे मेन कंसर्न होता है। जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद हमने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फिर जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पे हम इमरजेंसी को इंप्लीमेंट कर देते थे, उन चीज़ों को यहाँ पे खत्म किया गया। बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे व्हाट इज द नेशनल इमरजेंसी। एज यू ऑल नो दैट द नेशनल इमरजेंसी इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 352। According to the Article 352, the President can impose the emergency during the period of war, external aggression, and internal disturbance. Actually, internal disturbance was before the 1978, but Madam Indira Gandhi misused it many times. और जब मैडम इंदिरा गांधी ने इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया तो फिर हमें यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा और फिर 1978 पे हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हमने जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वर्ड था उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे हमने एक नया वर्ड ऐड किया, दैट वाज द आर्म्ड रिबेलियन। और ऐसा हमने किया बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जब भी कभी इमरजेंसी लगी होती है तो इमरजेंसी के टाइम पे जो भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो जाते हैं। इसके अलावा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। मींस द स्टेट डोंट हैव द पावर, द मेन सोर्स ऑफ पावर विल बी द सेंटर। ऐसा यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है बिकॉज ऑल द पावर विल बी वेस्टेड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1975 की अगर बात करें तो इस समय जो इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था, इट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 25th of June 1975 in the midnight, and that time the president was the Fakhruddin Ali Ahmed and prime minister was Madam Indira Gandhi. So actually it was the political concern. So because of that the Madam Indira Gandhi misused the power.
So that was the reason. And what was the reason? The reason was internal disturbances. और मैडम ने यहाँ पे internal disturbances के आधार पर इन चीजों को यहाँ पे मिसयूज किया, ये इसका कारण था। बाद में फिर यहाँ पर ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता था, इस वर्ड को हमने रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करके यहाँ पे एक नया वर्ड ऐड कर दिया, आर्म्ड रिबेलियन, कि अब कंट्री के अंदर तभी इमरजेंसी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है अगर आर्म्ड रिबेलियन होगा, इसके अलावा कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। इमीडिएट कॉज की बात करें तो ऑन 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट फाउंड इंदिरा गांधी गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस। एक्चुअली क्या होता है कि मैडम इंदिरा गांधी ने चुनावी नतीजों के साथ छिड़खानी करी, और ये बात खुलकर आई कब? 12 जून 1975 को, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना उस वर्डिक्ट में ये सारी बातें कही। द कोर्ट बार्ड हर फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस फॉर 6 ईयर, और मैडम को बोले भाई साहब आप देखो 6 साल तक कोई भी इलेक्शन आप नहीं लड़ सकती हैं। अब यहाँ पे जब 6 साल नहीं लड़ सकती तो मैडम को कुछ तो समझ आएगा ही, मैडम कुछ तो करेंगी क्योंकि डिक्टेटर लेडी थी वो। मीनवाइल अपोजिशन लीडर जयप्रकाश नारायण वॉज लीडिंग अ मास मूवमेंट डिमांडिंग हर रेजिग्नेशन, और उस समय जो आपके जयप्रकाश नारायण थे जो अपोजिशन में बैठे थे, उन्होंने बोला कि मैडम इंदिरा गांधी को यहाँ पे अब तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। Fearing loss of power and political instability, the emergency was declared, और जिसकी वजह से मैडम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। ये उसके पीछे मेन रीजन था, उस समय का जो मतलब इमीडिएट कॉज था। अब यहां पर मेजर एक्शंस ड्यूरिंग द इमरजेंसी क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इट मींस द सिटीजन ऑफ इंडिया विल नॉट हैव द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल अपार्ट फ्रॉम द आर्टिकल 20 एंड 21। इसके अलावा सेंसरशिप ऑफ प्रेस वॉज इम्पोज्ड, मतलब प्रेस पे जो है वो सेंसरशिप यहाँ पे इंपोज कर दिया गया। मास अरेस्ट ऑफ अपोजिशन लीडर्स, जो भी अपोजिशन लीडर्स थे लाइक LK अडवाणी, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब लोगों को यहाँ पे हाउस अरेस्ट कर दिया गया, इनको यहाँ पे मतलब जेल पे डाल दिया गया, मतलब हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इसके अलावा मीडिया सेंसरशिप लगा दिया गया। मीडिया सेंसरशिप मतलब मीडिया उसके बारे में कुछ लिख भी नहीं सकती थी, ये कंसर्न था। इसके अलावा फोर्स्ड स्टरलाइजेशन कैंपेन ये चलाया गया, लेड बाय द संजय गांधी। संजय गांधी ने यहाँ पे ये कैंपेन यहाँ पे चलाया, और फाइनली जाकर यहाँ पे बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, और फिर यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एंड द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये ऐसा अमेंडमेंट था जिसपे बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमने चेंज करके रख दिया एक तरीके से अगर बात करें, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें हमने क्या किया? मेड फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मींस द फंडामेंटल ड्यूटीज विल बी द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन that were added in the part 4A and article 51A. Reduce power of the judiciary, मतलब पावर जो जुडिशरी की पावर उसको भी यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया। इंक्रीज द टर्म्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फ्रॉम 5 to 6 ईयर, मतलब जो लोकसभा है और स्टेट असेंबली है उनकी जो टेन्योर है उनको यहाँ पे 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। चेंज द वर्ड ऑफ प्रेम्बल, प्रेम्बल पे बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे चेंज किए गए, जैसे यहाँ पे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो था वो आपका सॉवरेन सोशलिस्ट और सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यहाँ पे इस वर्ड को कर दिया गया। 3 वर्ड यहाँ पे ऐड किए गए, सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये 3 वर्ड आपके यहाँ पे ऐड किए गए, क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो था वो तो आपका पहले से यहाँ पे वर्ड था। एंड ऑफ इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी कब एंड की गई? सो इट वॉज एंडेड ऑन 21 मार्च 1977। फ्रेश इलेक्शन वर हेल्ड, और इसके बाद यहाँ पर आपका फ्रेश इलेक्शन होता है। द कांग्रेस वॉज डिफीटेड, द जनता पार्टी अंडर द मोरारजी देसाई फॉर्म द गवर्नमेंट, अ फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और ऐसे पहली बार हुआ था कि यहाँ पर आपका जब इलेक्शन होता है आजादी के बाद, ऐसा पहली बार हुआ कि जब मोरारजी देसाई की लीडरशिप में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई। अभी तक इंडिया के अंदर जो पावर में थे वो आपके सिर्फ कांग्रेस के लोग ही यहाँ पर पावर में थे। इम्पैक्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल अवेकिंग, लोग यहाँ पर राजनीतिक रूप से जागरूक हुए कि मतलब पार्टीज ऐसा भी करती हैं। जुडिशियल रिफॉर्म लाए गए, केस आया था मिनर्वा मिल केस, और उसमें सुप्रीम कोर्ट कर्टेल पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बियॉन्ड अ पॉइंट।
और ये जो मिनर्वा मिल केस आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब देखो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कर सकते हैं बट आप एक लिमिट तक कर सकते हैं, ताकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हर्ट ना हो। इस बात को आप ध्यान में रख के ऐसा कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फिर फाइनली जाकर आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है बाय द जनता पार्टी। और यहां पर जनता पार्टी के माध्यम से, क्योंकि उस समय जनता पार्टी गवर्नमेंट हुआ करती थी, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इन द 1978 हमने यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वर्ड को यहाँ पे चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन वर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका भी पीटी आने वाला है 25 मई 2025 को। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्पेशली फॉर द CSE प्री 2025, तो ये जो सेशन आपका चल रहा है इसी तरह की हम सीरीज आपके साथ लाते रहेंगे। तो आप हमें इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह के अपडेट्स के साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।